हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर कृष्ण यादव और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक नई सब्जेक्ट जो आपके एलएसए के अंदर, आपकी जो एलएसए की एग्जाम है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे कम से कम भी आप मानो तो कम से कम आपके 8 क्वेश्चन किससे, एनिमल रिप्रोडक्शन से आएंगे। और अपन आज पढ़ने के जा रहे हैं एनिमल रिप्रोडक्शन। बेटा ये इतनी ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर अपन साथ साथ पढ़ते चलें और साथ साथ चलते रहें तो इतनी प्यारी और इतनी इजी सब्जेक्ट है कि आपका एक भी क्वेश्चन, हम आपसे गारंटी लेते हैं कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बस एक चीज है, आपको साथ साथ चलना है, ठीक है। तो आज अपन एक जो अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है बेटा, एनिमल रिप्रोडक्शन। अब कहोगे गुरुजी एनिमल रिप्रोडक्शन होती क्या चीज है, क्या है ये? तो आप सबको पता है रिप्रोडक्शन होता क्या है बेटा। रिप्रोडक्शन होता है कि अपने ही समान एक नई संतति को उत्पन्न करना, ठीक है। और नाम क्या रहा आगे, आगे नाम हमारा इसमें एनिमल। कि एनिमल किसके अंदर, एनिमल के अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अपने ही रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने ही समान एक नई संतति को उत्पन्न करना, ठीक है। तो अपन इस सब्जेक्ट के अंदर कुल मिला के क्या पढ़ेंगे कि कैसे तो क्या होता है, कैसे तो अंडाणु बनता है, कैसे शुक्राणु बनता है, कैसे दोनों का मिलन होता है, ठीक है। कैसे फिर आगे बच्चे का विकास होता है, ठीक है। और बच्चे का विकास हो गया कैसे, क्या बच्चा बाहर आ जाता है, कैसे वो जितना भी अपना बच्चे के बनने का सारा सिस्टम पढ़ेंगे अपन इस एनिमल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप सिर्फ आपको साथ साथ चलते रहना है, साथ साथ समझते चलना है। आपका एक भी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आपको गलत नहीं होने देंगे। 8 क्वेश्चन एवरेज आते हैं इससे, और 8 में से 8 के 8 क्वेश्चन आपके इसमें से गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो अपनी कुछ डेफिनेशन है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। एनिमल रिप्रोडक्शन के अंदर है ना बेटा 3 चीजें आती है। पहली तो क्या आती है, गायनेकोलॉजी, ठीक है। अब आपने सबने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ा देंगे आपको, क्या दिक्कत हो गई बेटा। तो सबसे पहली चीज क्या आ गई, गायनेकोलॉजी, ठीक है। पहली चीज आ गई गायनेकोलॉजी। अब आप कहोगे गुरुजी ये होती क्या चीज, आपने बता तो दी, पहली चीज आ गई गायनेकोलॉजी। होती क्या है, तो बेटा मादा जननांग है, उन सब जितने भी मादा जननांग है उनका अध्ययन करना, सभी मादा जननांगों का अध्ययन करना, उसी को अपन बेटा क्या बोलेंगे, उसी को गायनेकोलॉजी बोलेंगे। तो अपन इसको क्या बोल देंगे कि मादा जननांगों का अध्ययन। क्या हो गया ये, मादा जनन अंगों का अध्ययन, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं गायनेकोलॉजी। तो सिंपल सी चीज है, मादा जनन अंग की अंडाशय हो गया, ठीक है, ओवेरी हो गई, जिसको अंडाशय ओवेरी बोल देते हैं, इंग्लिश में ओवेरी बोल देते हैं, हिंदी में अंडाशय बोल देते हैं, या गर्भाशय हो गया है, डिंब वाहिनी हो गई, ये सारी चीज कितने, सर्विक्स हो गई, ये सारे क्या है, ये मादा जनन अंग है, ठीक है। तो इन मादा जनन अंगों के अध्ययन को अपन क्या बोल देते हैं, गायनेकोलॉजी बोल देते हैं। अब बताओ, ये तो आपको अभी याद ही हो गई, आप कहोगे गुरुजी ये तो मैं साथ के साथ ही याद हो गई। तो पहली चीज तो आती है बेटा एनिमल रिप्रोडक्शन में गायनेकोलॉजी। दूसरी आती है एंड्रोलॉजी। अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, एंड्रोलॉजी बेटा जैसे मादा का जनन अंगों का अपन अध्ययन करते हैं, वैसे अपन क्या, आप नर जनन का भी तो अध्ययन करेंगे। तो बेटा जो नर जनन अंग है उनका जो अध्ययन करते हैं उसी को अपन क्या बोल देते हैं, उसी को एंड्रोलॉजी बोल देते हैं। तो अब गुरुजी ये तो मैं साथ ही साथ याद हो गया कि अगर मादा जनन अंगों का अध्ययन करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे गायनेकोलॉजी, और नर जनन अंगों का अध्ययन करेंगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको एंड्रोलॉजी बोल देंगे। तो ये क्या हो गया, नर जनन अंगों का अध्ययन, जितने भी नर जनन अंग हैं और उससे संबंधित सहायक ग्रंथियां हैं। नर जनन अंग क्या क्या हो गए बेटा, नर जनन अंग आपको सबको पता है कि जैसे वृषण, ठीक है, वास डिफरेंस, ठीक है, और उसकी सहायक ग्रंथियां हो गई, कौन कौन सी होगी सहायक ग्रंथि, जैसे शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट हो गया, बल्बोइरिथ्रल ग्लैंड हो गया, ये जितनी भी ग्रंथियां हैं कैसे उसमें अपना शुक्र जनन की क्रिया होगी और कैसे शुक्राणु बनेंगे, उनको सबको क्या क्या बोलेंगे, वो सारी चीजों का अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं बेटा, एंड्रोलॉजी के अंदर करते हैं। तो ये एंड्रोलॉजी क्या हो गई, जिसमें नर जनन अंगों का अपन अध्ययन करेंगे। तीसरी चीज क्या हो गई, अपने 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज क्या आती है अपन एनिमल रिप्रोडक्शन के अंदर, तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा अपन मादा जनन अंगों की वेटनरी ऑब्स्टेटिक्स। तीसरी क्या हो गई,
वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक्स। अब गुरुजी ये क्या चीज आ गई? ठीक है, वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स क्या आ गई? इसमें क्या होता है कि मादा के पार्चुलेशन की क्रिया होती है ना। पार्चुलेशन क्या होता है? प्रसव। ठीक है, तो प्रसव की क्रिया के दौरान, प्रसव की क्रिया से पहले और प्रसव की क्रिया के बाद में, ठीक है, उसका केयर और मैनेजमेंट करना। कैसे कि प्रसव की क्रिया होने वाली है, ठीक है, गाय में कितने महीने होता है, कितने महीने में प्रसव क्रिया हो जाती है? गाय में 9 महीने के आसपास क्या होता है? प्रसव क्रिया हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे, 9 महीने से पहले 8 महीने पर अपन क्या करते हैं, गाय को केयर करना शुरू कर देते हैं उसकी, कि इसको थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दो ताकि क्या हो, हेल्दी हो, ये है, दूध का उत्पादन अच्छा हो। तो उससे पहले और प्रसव के दौरान, कि उस दौरान की कोई बच्चा आराम से प्रसव हो रहा है या बच्चा प्रसव नहीं हो रहा, सामान्य तरीके से बच्चा बाहर नहीं आ रहा, उसको क्या बोल देंगे? अरे उसको डिस्टो क्या बोल देंगे। तो उस क्रिया में कैसे अपन, जो बच्चा अगर मान लो सामान्य तरीके से बाहर नहीं आ रहा, तो उसको कैसे अपन बाहर निकालेंगे, किस तरीके से अपन बाहर निकालेंगे, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, है, और कैसे उसका मैनेजमेंट करके उस बच्चे को अपन बाहर निकाल लेंगे। और बच्चा जब हो गया उसके बाद में अपन उसका क्या केयर और मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, एनिमल, बच्चा सब स्वस्थ रहे। तो ये जितनी भी क्रिया है वो किसके अंदर आ जाएगी? वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे अपन? मादा के प्रसव के पहले, ठीक है, क्या लिखेंगे? मादा के प्रसव के पहले। ठीक है, जैसे बताया था ना अभी 9 महीने, तो 8 महीने पे अपन क्या करते हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर देते हैं, उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हो गया? पार्चुलेशन से पहले, उसके दौरान, कि जब प्रसव की क्रिया हो रही है तो आराम से हो रही है ना वो, या नहीं हो रही, तो अपन क्या करेंगे, उसको, बच्चे को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग विधियों द्वारा। अगर नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा तो क्या हो गया? प्रसव से पहले, उसके दौरान और बाद में, और बाद में केयर और मैनेजमेंट करना, केयर एवं मैनेजमेंट करना। इसको ही क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, अरे इसके अंदर बच्चा नॉर्मल नहीं हो रहा तो उसको अपन कैसे बच्चे को बाहर निकालेंगे, किस किस तरीकों से बाहर निकालेंगे, वो सारा अध्ययन करेंगे। वो किसके अंदर आ गया? वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आ गया। तो ये 3 चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे? एनिमल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। किसके बारे में? गायनेकोलॉजी, एंड्रोलॉजी, और तीसरी क्या हो गई? वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स। इन तीनों के बारे में अपन क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब क्या हो गया? ये तो क्या हो गया, आपको मोटा मोटा चीजें बता दी मैंने। सबसे पहले तो सिंपल सा पूछ लेते हैं कि नर जनन अंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसमें आपको कह देना कि गुरुजी ने बताया था कि एंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये तो हो गया, आपको बता दिया कि 3 चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब कहो गुरुजी कि ये मादा जनन अंग विकसित किससे होते हैं? ऐसी कौन सी संरचना होती है जिससे जितने भी मादा जनन अंग हैं वो सारे विकसित हो जाते हैं? ठीक है, तो बेटा पैरामीजोनेफ्रिक, या उसको क्या बोलते हैं दूसरा, मुलेरियन डक्ट, ये ऐसी संरचना होती हैं जिसे पूरी जितने भी मादा के जनन अंग हैं वो सारे विकसित हो जाते हैं इससे। ठीक है, तो क्या हो गई? मादा जनन अंग किससे विकसित होते हैं बेटा? मादा जनन अंग ये किससे विकसित होंगे? ये संरचना होती है मुलेरियन डक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। तो पैरामीजोनेफ्रिक या दूसरा नाम क्या है उसका? मुलेरियन डक्ट से विकसित होते हैं। समझे कि ये मुलेरियन डक्ट और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या होती है? एक संरचना होती है। जब क्या भ्रूण होता है ना, भ्रूण के अंदर ये एक संरचना होती है, उसका नाम क्या है? या तो पूछ लेंगे कि ऐसी कौन सी संरचनाएं हैं
जिनसे क्या होता है, मादा जनन अंगों का या मादा जनन तंत्र का पूरे का विकास होता है। तो उसमें अपन मादा जनन अंग लिख सकते हो या इसकी जगह तुम मादा जनन तंत्र भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि तंत्र में क्या हो गया, तंत्र में तो सारा ही आ गया, ठीक है, जितने भी क्या हो गए, अंग हो गए, ठीक है, उसके अंदर क्या, अंडाशय है, उसके बाद ओविडक्ट, गर्भाशय, सर्विक्स, ये सारी संरचनाएं किससे विकसित होंगी, या तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से, या उसका दूसरा नाम क्या है, मुलेरियन डक्ट, ठीक है। ये संरचनाएं क्या होती है बेटा, भ्रूण के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो छोटी सी संरचना होती है, इन्हीं से जितना भी मादा जनन तंत्र के जितने भी अंग हैं वो सारे सिर्फ इसी से विकसित होते हैं। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मादा जनन तंत्र किससे विकसित होता है, तो आप तुरंत बता दोगे किससे, या तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट मिल जाएगा आपको उसमें ऑप्शन में, या मुलेरियन डक्ट, या दोनों मिल जाए तो इसमें क्या मिलेगा आपको, ए व बी, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र के बारे में पूछ लिया तो आप क्या कह दोगे, किससे विकसित होते हैं वो बता दोगे आप। अब चलो, मादा जनन तंत्र किसी से विकसित होता है तो नर जनन तंत्र भी तो किसी से विकसित होता होगा ना, नर जनन तंत्र भी ऐसी कोई संरचना होती होगी जिससे विकसित होता होगा, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है मीजोनेफ्रिक या वुल्फियन डक्ट। तो अब दूसरा क्या आ गया, नर जनन तंत्र। और अगर मादा जनन तंत्र का विकसित का पता लग गया आपको तो नर जनन तंत्र का भी तो पता होना चाहिए ना बेटा, तो उसका नाम क्या है, मीजोनेफ्रिक, या उसका नाम, दूसरा नाम क्या बोल देते हैं उसको, वुल्फियन डक्ट, मीजोनेफ्रिक, या उसका दूसरा नाम क्या है बेटा, वुल्फियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट से विकसित होता है। तो देख लो, हर लाइन में क्वेश्चन बन जाता है बेटा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर साथ साथ आप समझते चलो तो, और आपको याद भी होती चलेगी। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट, देखो इसमें तो क्या है, पैरा एक्स्ट्रा है, ये तो क्या है, पैरामीजोनेफ्रिक, ठीक है। तो पैरामीजोनेफ्रिक से क्या हो रहा है, मादा जनन तंत्र का विकास हो रहा है, और मीजोनेफ्रिक, ठीक है, देखो नाम मिलते जुलते ही हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें तो क्या है, पैरामीजोनेफ्रिक आ रहा है, मीजोनेफ्रिक आ जाए, ठीक है, या फिर क्या आ जाए, वुल्फियन डक्ट। तो किससे, वुल्फियन डक्ट और अपनी मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या करेंगे, किसका विकास कर देंगे बेटा, नर जनन तंत्र का, ठीक है। तो दूसरा देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका कि मीजोनेफ्रिक डक्ट का या वुल्फियन डक्ट से किस तंत्र का निर्माण होगा, तो क्या किसका होगा भाई, नर जनन तंत्र का विकास होगा। ये वर्ण कोश, जितनी भी नलिकाएं हैं, जितनी भी सहायक ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथियां कौन, जैसे शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट हो गई, ये सभी इस संरचना से, मीजोनेफ्रिक और वुल्फियन डक्ट संरचना से इनका सबका निर्माण होता है। अरे तो तुम भूल तो नहीं जाओगे इसको, है, बोले गुरुजी कैसे भूल जाएंगे, आपने इतना प्यारा समझा दिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट ये नर में भी पाई जाती है लेकिन अवशेषी रूप में पाई जाती है, ठीक है। और दूसरी कौन सी संरचना है, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट और वुल्फियन डक्ट है, ये मादा के अंदर ही पाई जाती है लेकिन अवशेषी रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा गार्टनर डक्ट या केनाल ऑफ गार्टनर, ठीक है। तो इसके बारे में बता देते हैं आपको, एक संरचना होती है उसका नाम क्या है, गार्टनर डक्ट, या उसका दूसरा नाम क्या है, या केनाल ऑफ गार्टनर, केनाल ऑफ गार्टनर। तो ये क्या चीज है, गार्टनर डक्ट या केनाल ऑफ गार्टनर क्या चीज है बेटा, ये वुल्फियन डक्ट का अवशेषी भाग होता है जो किसमें पाया जाता है, मादा में। क्यों, वुल्फियन डक्ट का नर के अंदर तो पूरा सिस्टम ही वुल्फियन डक्ट से विकसित होता है, ठीक है, लेकिन मादा के अंदर क्या हो जाती है, मादा के अंदर ये विकसित नहीं होती वुल्फियन डक्ट, ये क्या होती है, अवशेषी रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको अपन बोल देते हैं गार्टनर डक्ट या केनाल ऑफ गार्टनर बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ये अपन क्या बोल देंगे इसके बारे में कि वुल्फियन डक्ट का अवशेषी भाग है जो किसमें पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। यह है वुल्फियन डक्ट का अवशेषी भाग है जो मादा में पाया जाता है। अरे तुम कहोगे गुरुजी
कि वुल्फियन डक्ट तो किसका निर्माण कर रही थी, नर जनन तंत्र का निर्माण कर रही थी, लेकिन बेटा ये मादा के अंदर पाई तो जाती है लेकिन अवशेषी रूप में पाई जाती है, इसका कोई बड़ा योगदान नहीं रहता। ये किस रूप में पाई जाती है, अवशेषी रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको गार्टनर डक्ट या केनाल ऑफ गार्टनर बोल देते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ लेंगे, ठीक है, कि किसका, वुल्फियन डक्ट का अवशेषी भाग को कहते हैं, तो आप क्या बोल दोगे, उसमें ऑप्शन में मिलेगा आपको गार्टनर डक्ट, या गार्टनर डक्ट नहीं मिलेगा तो क्या मिल जाएगा ऑप्शन में आपको, केनाल ऑफ गार्टनर। तो आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। क्यों, आपको पता लग गया कि केनाल ऑफ गार्टनर या गार्टनर डक्ट क्या होती है। ठीक है, दूसरी एक संरचना होती है अपेंडिक्स टेस्टिस, और दूसरी क्या होती है, यूट्रस मस्कुलिनस। ये दो संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के अवशेषी भाग हैं जो पुरुषों में पाए जाते हैं। दूसरी संरचनाएं कौन सी हो गई, एक तो ये हो गई, दूसरी क्या हो गई, अपेंडिक्स टेस्टिस, अपेंडिक्स टेस्टिस और यूटेरस मस्कुलिनस, मस्कुलिनस। ये दो संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन संरचनाएं, एक तो अपेंडिक्स टेस्टिस और दूसरा क्या, यूट्रस मस्कुलिनस। ये क्या होती है, ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का अवशेषी भाग होता है जो किसमें पाया जाता है, नर में पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी, इसका नाम क्या है, एक तो अपेंडिक्स टेस्टिस और दूसरी संरचना कौन सी है, यूट्रस मस्कुलिनस। बेटा ये किसके अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है नर में। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से किसका निर्माण होता है, आपको अभी बताया था, आपको पता चल गया होगा अब तक तो, किसका निर्माण होता है, मादा जनन तंत्र का। ठीक है, मादा जनन तंत्र का विकास होता है, तो ये पाया भी किस में जाता होगा, मादा जनन में, लेकिन बेटा ये नर में भी पाया जाता है, लेकिन किस रूप में पाया जाता है, अवशेषी रूप में पाया जाता है। अवशेषी रूप मतलब कि इसका कोई विकास आगे नहीं होता। ठीक है, किस रूप में पाया जाता है, ये अवशेषी रूप में पाया जाता है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको अपन बोल देते हैं अपेंडिक्स टेस्टिस, और उसको क्या बोल दूसरा, यूट्रस मस्कुलिनस। तो अपन क्या बोल देंगे इसके बारे में कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का अवशेषी भाग जो पुरुषों में पाया जाता है। इसके लिए अपन क्या लिख देंगे, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का अवशेषी भाग जो किसमें पाया जाता है बेटा, अरे बता दो, अरे पता है आपको किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। भाग जो पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है पुरुषों के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का अवशेषी भाग है या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का नर में अवशेषी भाग है, तो आप तुरंत ठीक कर दोगे। क्यों, क्या क्या है बेटा, अपेंडिक्स टेस्टिस और यूट्रस मस्कुलिनस, ये दो संरचनाएं हैं। ठीक है, जो किसमें पाई जाती हैं, नर में पाई जाती हैं। किसका अवशेषी भाग है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का अवशेषी भाग है। तो इसको तुम गलत तो नहीं कर दोगे, इसको तुम बिल्कुल गलत मत कर देना भाई। अब आपको बता दिया तो अगर ये संरचनाएं आ जाए तो आपको इसको सही कर देना है। ठीक है, इसको तुम गलत मत कर देना। अब ये तो हो गया संरचनाएं। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे कि प्राथमिक प्रजनन अंग। ठीक है, अब किसके अंदर, प्राथमिक प्रजनन अंग किसमें, मादा में। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यह एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, कि मादा का प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा है, या पूछ लेंगे नर का प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा है। देखो अभी तक अपने 2-3 स्लाइड पढ़ी, लेकिन 2-3 स्लाइडों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बता दिए हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो आपको मैं बताता चलूंगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो अपन पहला कौन सा लेंगे, मादा में प्राथमिक प्रजनन अंग। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
प्राथमिक प्रजनन अंग। ये प्राथमिक प्रजनन अंग क्या होता है? पहली बात तो ये हो गया बेटा, प्राथमिक प्रजनन अंग वो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कौन सा है पहले तो ये बता दो गुरुजी की प्राथमिक प्रजनन अंग है कौन सा? बेटा अंडाशय है ना, अंडाशय, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? ओवेरी। ये क्या है? ये प्राथमिक प्रजनन अंग है। अब गुरुजी इसको प्राथमिक प्रजनन अंग इसको क्यों बोला? गर्भाशय को क्यों नहीं बोला? सर्विक्स को क्यों नहीं बोला? अरे बेटा सारा जो खेल है इसी का है। क्यों? क्योंकि अंडे का निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अरे बच्चे के निर्माण के लिए अंडा और शुक्राणु दो ही तो बहुत प्यारी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंडा किस में बनता है? अंडा अंडाशय में बनता है, ओवेरी में बनता है। और बेटा इससे इतने इंपॉर्टेंट जो बहुत ही काम के हार्मोन्स होते हैं वो निकलते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। अरे गायनी में तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। तो वो सारे हार्मोन निकल किससे रहे हैं? वो भी अंडाशय से निकल रहे हैं। तो बताओ प्राइमरी ऑर्गन होना ही था ये तो, क्योंकि अंडा भी तो इसी से बन रहा है और जितने इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो भी इसी से निकल रहे हैं। तो बताओ प्राथमिक प्रजनन अंग पूछ लिया आपको एग्जाम में तो आप कर दोगे कि नहीं कर दोगे? सही कौन सा होता है? अंडाशय। और बेटा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के चांस इसके पूरे पूरे हैं। दूसरा क्या हो गया? अब गुरुजी आपने मादा में तो बता दिया, अब नर को ही क्यों छोड़ रहे हो? तो नर में भी बता दो। तो अगला बता देते हैं बेटा आपको, नर में प्राथमिक प्रजनन अंग। अब तो आपको खुद को ही पता लग गया होगा, जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि नर में कौन सा होता होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा कि नर में कौन सा होता है। तो बेटा नर में कौन सा होता है? नर में होता है वृषण, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? टेस्टिस। क्यों? क्योंकि देखो पहले बताया था मैंने, शुक्राणु अंडाणु दो काम चीज होती हैं। तो शुक्राणु का निर्माण कहां होगा बेटा? वृषण में, ठीक है। और नर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रजनन की क्रिया के लिए, है शुक्राणु के निर्माण के लिए। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। और आपने सबने नाम सुन रखा होगा टेस्टोस्टेरोन का। तो बेटा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता कहां है? शुक्राणु बनते कहां है? वृषण के अंदर बनते हैं। तो लो बताओ गुरुजी इतना इंपॉर्टेंट ये अंग है तो प्राथमिक प्रजनन अंग भी तो यही होना है, वृषण। तो बेटा अगर एग्जाम में पूछ लें कि प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा है तो आप क्या कर दोगे? वृषण कर दोगे, ठीक है। अरे गलत तो नहीं कर दोगे, कह तो नहीं दोगे गुरुजी ने बताया नहीं, अरे हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब अपन चलेंगे मादा जनन अंग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन मादा के अंदर कौन कौन से जनन अंग होते हैं, ठीक है, और उनका क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, जो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे वो आपको साथ साथ में बताते चलेंगे। तो सबसे पहले मादा जनन अंग की देखो ये है स्ट्रक्चर, ये डायग्राम है जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला कौन सा अंग है? ओवेरी। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ये है ओवेरी, ये संरचना, ठीक है। ओवेरी को अपन क्या बोल देते हैं हिंदी में? अभी बताया था अंडाशय। और ये अभी बताया था आपको एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्या होता है? प्राथमिक प्रजनन अंग है। तो बेटा ये तो होती है ओवेरी। ओवेरी से फिर एक अगली संरचना स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या बोल देते हैं? ओविडक्ट, ठीक है। यहां से शुरू हो गई है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या करती है बेटा? यहां से क्या करेगी? जब ये अंडा निकलेगा किससे? अंडाशय से, तो उसको कैच कर लेगी, पकड़ लेगी अंडे को, ठीक है। और अंडे को पकड़ के इसको आराम से इसके अंदर से ले जाके और कहां तक ले आएगी? गर्भाशय तक ले आएगी। तो अगला भाग कौन सा हो गया? ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट को क्या बोल देते हैं बेटा? अभी आपको बताया, ओविडक्ट को बोल देते हैं डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी भी बोल देते हैं। डिंब वाहिनी या इसको क्या बोल देते हैं अपन बेटा? अंडवाहिनी। तो दूसरा अंग कौन सा हो गया? एक तो कौन सा हो गया? पहला तो अंडाशय, ठीक है, वो तो सबसे प्राइमरी हो गया गुरुजी, ये तो बता ही दिया आपने, 3 बार बता दिया, अब तो मैं याद भी हो गया ये, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? अंडा निकला यहां से, उसको किसने कैच कर लिया? किसने कर लिया? ओविडक्ट ने, डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी या इसका दूसरा नाम क्या बोल देंगे बेटा अपन? इसको अंडवाहिनी बोल देंगे, ठीक है। फिर यहां से देखो ये अंडा आया, फिर यहां क्या होगा? निषेचन हो जाएगा, ठीक है। कहां पे? किसके अंदर? इसी डिंब वाहिनी के अंदर निषेचन होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। कहां होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फिर इसमें अंडा आ जाएगा, फिर क्या दोनों में निषेचन हो गया और क्या बन जाएगा? युग्मनज, ठीक है। फिर आगे आके यहाँ पे वो जुड़ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जुड़ जाएगा और जुड़ के क्या यहाँ ग्रोथ होगी। तो ये तीसरा पार्ट कौन सा हो गया? ये दोनों क्या हो गए? यूट्राइन हॉर्न, ठीक है, यूट्राइन हॉर्न हो गए ये दोनों। ये क्या हो गए?
यूटेराइन हॉर्न। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो गया, यूट्रस के देखो दो पार्ट होते हैं। यूट्रस के दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है यूट्रस की बॉडी और दूसरा क्या होते हैं, यूट्रस के हॉर्न। ये किसके पार्ट हैं दोनों, ये दोनों यूट्रस के ही पार्ट हैं, गर्भाशय के हिस्से हैं दो। तो गर्भाशय के दो हिस्से कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया यूट्राइन हॉर्न और दूसरा ये यहां पे ये कौन सी हो गई, यूटेराइन बॉडी, यूटेराइन बॉडी। ठीक है, तो यूट्रस के कितने भाग हुए, गर्भाशय के दो कितने भाग हुए, दो हो गए। गुरुजी ने बता दिया आपका कि गर्भाशय का एक तो ये जो भाग है, ठीक है, इसको तो क्या बोल दिया, यूट्राइन बॉडी। ठीक है, और ये जो दो निकल रहे हैं, ये देखो संरचनाएं, दो संरचनाएं निकल रही हैं, इनको क्या बोल दिया, दो होते हैं। हॉर्न कितने होते हैं, दो हॉर्न होते हैं। ठीक है, ये गर्भाशय हुआ, ये बॉडी हुई, ये बॉडी हो गई मान लो, और इससे फिर आगे कितने निकलते हैं, ये दो हॉर्न निकलते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गर्भाशय हो गया। तो कितने अंग पढ़ लिए, पहला कौन सा हो गया, अंडाशय, दूसरा कौन सी हो गई, डिंबवाहिनी है, उसको क्या बोल देते हैं, अंडवाहिनी, तीसरा क्या हो गया, गर्भाशय। गर्भाशय के दो हिस्से बता दिए, एक तो क्या बता दिया, यूट्राइन हॉर्न, और दूसरा क्या बता दिया, यूट्रस की बॉडी। ठीक है, तीसरा हिस्सा कौन सा आ गया, अगला कौन सा भाग है, अगला बेटा है सर्विक्स, ये यहां से। ठीक है, ये क्या है, बॉडी, और ये क्या हिस्सा आ गया, यहां से लेके, यहां से स्टार्ट है और यहां तक, ये क्या है, ये है बेटा सर्विक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सर्विक्स बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, यहां देखो ये सर्वाइकल रिंग भी होती है, यहां पे कुछ जानवरों में रिंग होती है, कुछ में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं, तो ये सर्विक्स ही होती है यहां। तो अगला ऑर्गन कौन सा हो गया, सर्विक्स। अपन एआई करते हैं तो गन बेटा यहीं से पास करते हैं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, गन को कभी इधर फंसा रहे हैं, कभी इधर फंसा रहे हैं, क्योंकि ये जो इसका जो छिद्र है, ये छिद्र मिलता नहीं, तो क्या करते हैं, ऊपर घुसा रहे हैं, कभी नीचे घुसा रहे हैं। अरे बेटा नहीं, इस छिद्र के अंदर घुसाना है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, सर्विक्स। इसका पीछे वाला भाग हो गया वेजाइना। वेजाइना को अपन क्या बोलते हैं, योनि। इसका अगला वाला भाग कौन सा हो गया, वेजाइना, या वेजाइना को अपन ने क्या बोल दिया बेटा, योनि। और आखिरी भाग क्या हो गया इसका, वल्वा। योनि के बाद में जो बाहर का हिस्सा अपन देखते हैं, आपने बाहर से पीछे देखा होगा भैंस के पीछे से, तो पीछे का जो हिस्सा अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है, वो सारा भाग कौन सा हो गया, वो वल्वा। वो कौन सा भाग हो गया, आखिरी भाग, या आखिरी भाग कौन सा हो गया, वल्वा। बेटा ये ब्लेडर है ना, वो भी कहां के खुलता है, वो भी अपने वेजाइना के पिछले हिस्से के अंदर, यहां पे आके इसी जो वेजाइना मार्ग के अंदर ही खुल जाता है। तो पेशाब कहां से आता है, गाय भैंस के पेशाब योनि मार्ग से ही आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ब्लेडर है, जो मूत्र मार्ग से, ब्लेडर से क्या हुआ, मूत्र कहां आके खुलता है, मादा प्रजनन अंग के अंदर ही खुल जाता है। ये लास्ट भाग होता है ना, ये वेजाइना, इस योनि के अंदर आके खुल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये अलग अलग भाग हो गए, ये डायग्राम समेत मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब अपन एक चीज पे चलते हैं, पहली पे। पहली कौन सी हो गई, अंडाशय। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, विभिन्न अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनमें अंडाशय का आकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे अपन, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रजातियों में अंडाशय का आकार। और बेटा ये तो याद कर लेना, ठीक है, इसमें से तो एक क्वेश्चन पक्का पूछ लेंगे कि गाय में किस प्रकार का होता है अंडाशय, भैंस में अंडाशय का आकार किस प्रकार का होता है। ठीक है, सूअर के अंदर अंडाशय का आकार किस प्रकार का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अगला बताने जा रहा हूं। तो भेड़, बकरी, गाय और भैंस, ठीक है, इसके अंदर किस प्रकार का अंडाशय होता है, बेटा बादाम के आकार का होता है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद रखना, इसको भूल मत जाना बेटा। तो किसके अंदर, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ये चारों क्या है, रुमंथी जानवर है। तो इनके अलावा चारों कैसे हैं, रुमन, चारों के अंदर रुमन पाया जाता है। तो इनमें कई बार क्या बोल देते हैं कि ये रुमंथी जानवर ही बोल देते हैं इनको, जानवर। वरना तुम अलग अलग ही इसको याद रख लो, ये तो तुम्हें पता ही है।
मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को पता ही है कि क्या इन चारों को क्या बोलते हैं, पर ये क्या है, चारों रुमंथी जानवर हैं। तो इसके अंदर किस प्रकार की ओवेरी पाई जाती है, अंडाशय का आकार कैसा होता है, बादाम के आकार का, बादाम के आकार का। आप बादाम तो सबने देखी होगी, ठीक है। और अब दिमाग बढ़ाने के लिए एग्जाम में कुछ लड़के बादाम खा भी रहे होंगे, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बादाम खा रहे हो। तो बेटा याद रखना, जो आप बादाम खा रहे हो उसकी संरचना आपने देखी होगी, वैसी ही ओवेरी किसके अंदर पाई जाती है, गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर और बकरी के अंदर बादाम के आकार की ओवेरी पाई जाती है, ठीक है। अब दूसरी की घोड़ी के अंदर, घोड़ी के अंदर अंडाशय का आकार कैसा होता है, तो बेटा घोड़ी के अंदर अंडाशय का आकार होता है सेम के आकार का। सेम आपने सुना होगा या देखा होगा, गुरुजी नहीं पता तो हम बता देते हैं कैसा होता है सेम के आकार का। ये सेम कैसा होता है बेटा, ये होता है अपनी किडनी के जैसा। आपने किडनी देखी होगी, जो किडनी का जैसा आकार होता है उसी के आकार का क्या होता है बेटा, ये सेम, जिसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, बीन। अरे आपने चलो सेम नहीं देखा गुरुजी, कोई नहीं देखा, अरे राजमा तो देखे हैं आपने, राजमा चावल बहुत खाए होंगे। तो बेटा जो राजमा का डिजाइन है वो कैसा होता है, राजमा का डिजाइन वो सेम का डिजाइन ही है, ठीक है। तो कभी भी तुम्हारे दिमाग में जैसे ही घोड़ी आए तुरंत आपके दिमाग में राजमा आना चाहिए, राजमा चावल आने चाहिए। क्यों, क्योंकि राजमा वाले क्या बोलते हैं, सेम बोलते हैं, ठीक है। तो घोड़ी के अंदर पूछ लें कि अंडाशय का आकार किसका होता है, तो सेम के आकार का होता है, अपनी किडनी का जैसा होता है सेम। सेम का बीज होता है ना जो किडनी के जैसा होता है, ऐसा बीज होता है सेम का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोल दिया, सेम के आकार का। अगला कौन सा है, मुर्गी, सुअरी और कुतिया में। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन, मुर्गी, सुअरी और कुतिया। मुर्गी, सुअरी और कुतिया, इसमें किस आकार का पाया जाएगा, अंगूर के गुच्छे के समान। इसमें किस किस में भाई, अंगूर के गुच्छे के समान। अब गुरुजी अंगूर के गुच्छे के समान ऐसी क्या चीज हो गई इनके अंदर कि भाई साहब अंगूर के गुच्छे के जैसा पाया गया। तो मान लो बेटा ये ओवेरी है, ठीक है। इससे अगर एक अंडा ही बनता है, जैसे गाय भैंस के अंदर सिर्फ कितना बनता है, एक अंडा बनता है, एक अंडा निकलता है और उससे बच्चा भी एक ही पैदा होता है, ठीक है। तो मान लो एक ही संरचना एक ही उभार बना, इसके ऊपर एक ही संरचना बनी, ठीक है। अब ये देखो सूअरी के अंदर और कुतरिया के अंदर तो और 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अंडे भी कितने बनेंगे, 8-8, 10-10। तो ये देखो अगर 8-10 अंडे बनेंगे, मान लो ये देखो ऐसे 8-10 उभार बन गए, तो ये तो कैसे दिखने लगे, ये तो देखो अंगूर से गुच्छा सा नहीं दिखने लग गया क्या आपको, कि देखो ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर है। अरे ये तो कैसे दिखने लगे, अंगूर के गुच्छे के आकार के। क्योंकि अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुतिया और इसके अंदर सूअरी के अंदर तो 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं। तो अगर एक ही बच्चा होता हो तो एक ही उभार दिखेगा, तो उसमें आकृति में कोई परिवर्तन ज्यादा होगा नहीं। लेकिन अगर 8-8, 10-10 उभार हो रहे हैं तो वो तो अंगूर का गुच्छा सा बन गया। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि सूअरी और कुतिया के अंदर और मुर्गी के अंदर कैसा होता है बेटा, अंगूर के गुच्छे के आकार होता है। लास्ट बच गया चौथा, ऊंटनी। ऊंटनी, ऊंटनी के अंदर किस आकार का होता है, ऊंटनी से अंडाकार होता है बेटा। अरे आपने अंडा देखा होगा, कुछ ने देखा होगा, कुछ ने खाया होगा, अंडाकार। तो अगर पूछ ले एग्जाम में, ठीक है, कि ऊंटनी के अंदर किस आकार का अंडाशय पाया जाता है, तो आप क्या कह दोगे बेटा, ऊंटनी के अंदर अंडाकार अंडाशय पाया जाता है। तो तुम इसको देख लो, ठीक है, इसको तुम लिख लो, याद कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बता दी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। तो इसको तुम भूल मत जाना, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया अलग अलग प्रजातियों में, ठीक है। अब अंडाशय कितने होते हैं, अंडाशय बेटा 2 होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी आपको बताऊंगा कि अंडाशय के अंदर किस तरह की क्रिया चलती है, ठीक है। अंडाशय कितने होते हैं शरीर में, 2 होते हैं। कौन सा, एक तो दायां अंडाशय होता है और एक कौन सा होता है, बायां अंडाशय होता है, ठीक है। तो दायां अंडाशय क्या होता है, अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है किसके अंदर,
सभी जानवरों के अंदर दाएं अंडाशय से ज्यादा होती है। ठीक है, कि 60% किससे होगी, दाएं अंडाशय से होगी। तो अगर पूछ लें आपको कि अंडोत्सर्ग ठीक है, अंडोत्सर्ग की क्रिया कहां से ज्यादा होती है, तो सबसे पहले तो पूछ लो गुरुजी अंडोत्सर्ग क्या होगा, पहले तो यही बता दो, हमें तो यही समझ में नहीं आया। ठीक है, कि अंडोत्सर्ग होता क्या है, तो बेटा अंडाशय से अंडे का निकलना, उसको क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। तो आप तो चाहे सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो कि अंडाशय से अंडे का निकलना, और अंडाशय के अंदर एक अंडा बन गया, फिर वो निकल जाता है, कहाँ निकल जाता है, अरे कहीं निकल के घूमने नहीं चला जाता, वो कहीं इसके अंदर अंडवाहिनी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग किसको बोल देते हैं, अंडाशय से अंडे का निकलना। तो डेफिनेशन यही पूछ सकते हैं कि अंडाशय से अंडे के निकलने को क्या बोलते हैं, उसको अंडोत्सर्ग बोलते हैं। और आपको अभी मैंने बताया कि दाएं अंडाशय से, ठीक है, तो दायां अंडाशय दो होते हैं ना, दायां और बायां, तो जो दायां अंडाशय है उससे ज्यादा ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो तुम एक काम कर सकते हो, कई क्या करते हैं कि जब एआई करते हैं, ठीक है, तो जो दायां हॉर्न है, ठीक है, उसकी तरफ क्या करते हैं, सीमन छोड़ देते हैं, ताकि वो क्या सोचते हैं कि दाएं की तरफ छोड़ने से क्या होगा, ज्यादा चांस होते हैं कि उसके क्या हो जाए, वो प्रेग्नेंट हो जाए। क्यों, क्योंकि ज्यादा दाएं के अंदर क्या होता है, ज्यादा अंडोत्सर्ग के चांस दाएं से ही होते हैं। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग जो क्रिया होगी दाएं अंडाशय से ज्यादा चांस होते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लें कि अंडोत्सर्ग ज्यादा किससे होता है, दायां अंडाशय से होता है बेटा। अरे गलत तो नहीं कर दोगे तुम एग्जाम में, तो तुम कह रहे हो गुरुजी नहीं कर देंगे, अरे बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो जो दायां अंडाशय है उससे क्या होगी, अंडोत्सर्ग की क्रिया ज्यादा होती है। लेकिन बेटा घोड़ी के अंदर उल्टा है। अब देखना हर किसी चीज का क्या होगा, एक्सेप्शन तो चलेगा, अपवाद तो हर किसी चीज का होगा। ठीक है, तो अपवाद को बता दूं आपको कि जो घोड़ी के अंदर है, अगर किसी जानवर के अंदर भी पूछ लें तो आपको क्या बताना है, दायां बताना। लेकिन अगर पूछ ले घोड़ी के अंदर, तो किससे, घोड़ी के अंदर बेटा बाएं अंडाशय से अंडोत्सर्ग की क्रिया ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर पूछ ले घोड़ी, तो घोड़ी में उल्टा है, घोड़ी में क्या है, बायां अंडाशय होता है ना, उससे ज्यादा होती है अंडोत्सर्ग की क्रिया। किसकी तुलना में, दायां अंडाशय की तुलना में। ठीक है, तो अगर दो क्वेश्चन हो गए आपके कि अंडोत्सर्ग ज्यादा किससे होता है, दायां अंडाशय से। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी समझ में आ गया। लेकिन अगर घोड़ी में पूछ ले तो क्या कर देना, दायां मत कर देना बेटा, घोड़ी में बाएं अंडाशय से ज्यादा होता है अंडोत्सर्ग। ठीक है, अब ये होता है बेटा अपनी अंडाशय, ऐसा होता है अपना अंडाशय। ये अंडाशय की अंदर संरचनाएं होती हैं। तो कौन कौन से अंडाशय के अंदर संरचनाएं पाई जाती हैं, सबसे पहली बात तो यही हो गई। तो बेटा ये तो क्या होती है, जर्मिनल लाइन बोलते हैं जिसको। ठीक है, जिससे क्या होती है, जो जर्म सेल होती हैं, ठीक है, वो बनती हैं। तो यहां तो क्या होगी, पहले तो क्या होगी, जर्म सेल बनेंगी। यहां तो क्या होगी, मान लो जर्म सेल। अरे जर्म सेल क्या होती हैं, अरे ऊगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, जो सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है जिससे कोई अंडाणु बनेगा। तो अंडाणु की सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है, ऊगोनिया। ठीक है, वो कहां से बनेगी, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को जर्म सेल बोलते हैं। उन्हीं से जो ऊगोनिया बनेगी वो किससे बनेगी, जर्म सेल से ही बनेगी। तो ये तो क्या हो गई, जर्म सेल। अब ये जर्म सेल क्या होती है, विकसित होके, विभाजित होके, है ना, किससे, समसूत्री विभाजन से। ये किससे बन जाती है, प्राइमरी फोलिकल बन जाता है इनसे। ये क्या हो गया, अगला क्या संरचना बन गई, प्राइमरी फोलिकल, जिसको अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं। अरे आपके लिए मैं हिंदी भी पेश कर देता हूं बेटा, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं, प्राथमिक पुटिका। प्राइमरी फोलिकल को हिंदी में क्या बोल देते हैं, प्राथमिक पुटिका। ठीक है, तो ये क्या हो गई, प्राइमरी फोलिकल, प्राथमिक पुटिका। अब इसका विकास होगा। ठीक है, इसका विकास होकर क्या बन जाएगी, ये सेकेंडरी ऊसाइट या सेकेंडरी, ये पूरा क्या बन गया, ये पूरी क्या हो गई, द्वितीयक पुटिका। तो ये क्या होगी पूरी स्ट्रक्चर, ये द्वितीयक पुटिका हो गई बेटा, द्वितीयक पुटिका। ठीक है, और ये इसका द्वितीयक पुटिका विकसित होके किसमें परिवर्तित हो जाएगी,
और अगली कौन सी आएगी, तृतीयक पुटिका। अगली किसमें हो गई, ये क्या आ गई अगली, तृतीयक पुटिका। अगली कौन सी हो गई, ये द्वितीय विकसित होकर किसमें परिवर्तित हो गई, तृतीयक पुटिका में होगी। अब ये तृतीयक पुटिका विकसित होके किसमें बदल जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल। अगली कौन सी अवस्था हो जाती है ये, इसको जो ग्राफियन फॉलिकल, और हिंदी में भी आपके लिए मैं लिख देता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको चीजें याद होनी चाहिए। ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटिका, ठीक है, किसमें विकसित होगी, ग्राफियन फॉलिकल और ग्राफियन पुटिका। अब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेटा द्वितीयक oocyte होता है, ठीक है। द्वितीयक oocyte क्या होता है वो भी अभी आपको मैं थोड़ी देर आगे समझाऊंगा। तो बेटा ये इसके अंदर द्वितीयक oocyte होता है, मतलब कि क्या, वो अंडा वहां क्या होगा, वहां अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाएगी। तो ग्राफियन फॉलिकल बन गया ना, देखो किससे, सबसे पहले क्या बनी, प्राथमिक पुटिका, उससे क्या बन गई द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक पुटिका से क्या बन गई तृतीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका से क्या बन गया ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल से क्या हो जाएगा बेटा, उससे अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाएगी। ये देखो क्या हुआ, ये अंडा, ये ओवम लिखा हुआ है ना, ये ओवम, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, अंडा, ठीक है, ये ओवम है ना, ये ओवम निकल गया इससे बाहर, किससे, ग्राफियन फॉलिकल से, और फिर ये किस में बदल गई, कार्पस ल्यूटियम में। ये देखो ये था ओवम अंदर, ये ओवम तो क्या हुआ, यहां तो हो गया अंडोत्सर्ग की क्रिया हो गई, अंडोत्सर्ग मतलब अंडाशय से अंडे का निकलना। तो ये देखो ये तो था अंडाशय पूरा, ये अंडा निकल गया, ये देखो अंडा क्या हुआ, निकल गया, तो अंडा तो बाहर निकल गया। अब ये बची हुई संरचना है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम में। ये लिखा हुआ क्या है, ये कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो अगली किसमें परिवर्तित हो गई, कार्पस ल्यूटियम में हो गई ये संरचना अगली परिवर्तित, ठीक है। फिर कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, जो अंडा निकल के उधर से शुक्राणु आके दोनों प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी, एनिमल प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो उसको प्रेग्नेंट रखने के लिए और भ्रूण को विकसित करने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है कौन सा होता है, आपको पता है, नहीं पता, प्रोजेस्टेरोन होता है बेटा। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन। वो निकलता किससे, वो इसी कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। किससे निकलेगा, इसी कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। तो ये क्या हो गई, ये ओवेरी की संरचना हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार आ जाए प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल, फिर उससे क्या हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया, और अंडोत्सर्ग से क्या बन गया, कार्पस ल्यूटियम बन गया। ये हो गई कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अंडोत्सर्ग के बारे में पढ़ने कुछ चीजें पढ़ ली अंडोत्सर्ग के बारे में, ठीक है। तो अंडोत्सर्ग की बातें हो चुकी हैं ये। अब ये आपको पता लग गया कि यहां हो गया गुरुजी, अंडोत्सर्ग समझ में आ गया। अब आप आगे बताओ, ठीक है। अब आपको आगे की चीज बता देता हूं, कुछ चीजें बता देता हूं आपको आगे की। बेटा मुर्गी के अंदर है, मुर्गी के अंदर बेटा सिर्फ बायां अंडाशय से विकसित होता है, ठीक है। दायां अंडाशय क्या होता है, उसमें अविकसित रहता है। तो जो मुर्गी से आप जो अंडा खा रहे हो, जो मुर्गी से अंडा निकल रहा है, वो कहां से आ रहा है, वो बाएं अंडाशय से आ रहा है। तो एग्जाम में अगर पूछ लें कि मुर्गी में कौन सा अंडाशय विकसित होता है, तो क्या लिख दोगे आप, मुर्गी में बायां अंडाशय विकसित होता है, अंडाशय विकसित होता है। और दायां अंडाशय क्या है, दायां अंडाशय अविकसित होता है। तो उससे तो अंडे का निर्माण होगा ही नहीं, तथा दायां अंडाशय अविकसित होता है। दायां अंडाशय क्या होता है, अविकसित होता है बेटा वो तो, ठीक है। तो अंडाशय अगर आपको पूछ लें कि मुर्गी के अंदर, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो क्या होते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कि अगर पूछ लें आपको कि मुर्गी के अंदर कौन सा अंडाशय अविकसित होता है, तो बेटा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों, अरे गुरुजी ने बता दिया था कि दायां अंडाशय क्या होता है, मुर्गी के अंदर अविकसित होता है, और जो बायां अंडाशय है, बायां अंडाशय क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अंडोत्सर्ग के लिए अपने एक चीज और पढ़ लेंगे कि बेटा अंडोत्सर्ग क्या होता है। जितने भी जानवर होते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, ये है ओवेरी, और ये क्या हो गई, फिर ये क्या होगी, इसकी ओविडक्ट। तो जितने भी जानवर है, गाय भैंस भेड़ बकरी, जितने भी जानवर, उनमें सब में क्या होगा,
पूरी सतह से अंडोत्सर्ग होता है कि बेटा अंडा यहां भी निर्माण हो सकता है, अंडे का निर्माण यहां भी हो सकता है, यहां से भी अंडा बन के क्या होगा, गिर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो कौन पकड़ लेगा इसको, ये जो अंडवाहिनी है, ये देखो इसकी संरचना ऐसी होती है अंडवाहिनी की कि कहीं से भी पूरी सतह से कहीं से भी अंडोत्सर्ग हो जाए, कहीं से भी अंडे का निर्माण होके बाहर निकल जाए तो ये क्या करेगी, ये अंडवाहिनी इसको अंडे को पकड़ लेगी। ठीक है, तो बेटा सभी जानवरों के अंदर क्या होता है, अंडोत्सर्ग कहीं पूरी सतह पर कहीं से भी हो सकता है, लेकिन बेटा ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, अपवाद तो हर चीज का होता है। तो घोड़ी के अंदर बेटा क्या, एक ओव्यूलेशन फोसा नाम की जगह होती है। अब वो क्या होती है गुरुजी, वो भी बताई दो। तो बेटा ये ऐसा आपको बताया था मैंने, देखो सेम के आकार बताया था आपको अंडा से, तो सेम के आकार के बीच में देखो एक यहां पे क्या होता है, यहां पे ओव्यूलेशन फोसा होता है। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं अपने, ओव्यूलेशन, या हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए मैं, ओव्यूलेशन फोसा। ठीक है, तो अब क्या है, घोड़ी के अंदर अगर कोई भी अंडा निर्मित कहीं भी हो रहा हो, लेकिन निकलेगा कहां से, सिर्फ इसी छिद्र से अंडा बाहर निकलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन फोसा। तो ये देखो काम की चीज, आप इसको लिख लो, क्या होगी काम की चीज ये, कि सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग, सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग कहां से होता है बेटा, अरे साथ साथ बोलते चलो, पूरी सतह से होता है अंडोत्सर्ग, पूर्ण सतह से होता है। पर अपवाद तो बता दिया मैंने आपको क्या है, लेकिन घोड़ी में, अरे घोड़ी में अपवाद दूसरी बार आ रहा है, ध्यान रखना बेटा, साथ साथ याद करते चलना, पुरानी चीजें भी याद आ जानी चाहिए घोड़ी का नाम आते। घोड़ी में अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन फोसा से होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन फोसा, अरे एक छिद्र होता है, आपको भी दिखाया पिछले डायग्राम में, वो छिद्र क्या होगा, चाहे अंडा निर्मित कहीं हो बेटा, लेकिन आएगा सिर्फ इसी फोसा से, इसी छिद्र से। ऐसे नहीं है कि निर्मित कहीं भी हुआ सतह पे और कहीं से भी बाहर आ गया, कहां से आएगा, सिर्फ ओव्यूलेशन फोसा से ही आएगा। ठीक है, अपने बहुत ही प्यारी प्यारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, आप इसको अगली क्लास में पढ़ के आना, रस समझ के आना, तो आगे की क्लास में अपन जो बच गया पार्ट उसको आगे की क्लास में लेंगे। चलो आप यहीं तक पढ़ के आना, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।